तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको कैसी मदद की इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन कहे या एक विजन सेट करने के लिए आईएएस का? सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल ने आपको कैसे नर्चर किया कहें, या कैसे आपकी पर्सनैलिटी एक डेवलप की? क्योंकि बचपन में जो इंग्लिश का रोल ज़्यादा है, या इंग्लिश एक एक्स्ट्रा एज देता है टू बिकम और टू क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है यूपीएससी का एज कंपैरिजन टू हिंदी। तो नमस्कार, फैलाक, प्रणाम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज हम आ रखे हैं गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड में, और यहाँ पे हम 2022 का यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो रखा है, जिसमें कल्पना पांडे जी ने 102th पोजीशन हासिल की है। तो मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी अपने एक्साइटमेंट और इंसाइटमेंट को दिखाने के लिए, और वाकई में इतना एक्साइटमेंट इंसाइटमेंट शायद पहले कभी नहीं हुआ हो। ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि हमारे गरुड़ के छोटे से एरिया से मुश्किल से यहाँ शायद मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार की पॉपुलेशन होगी, उसमें से कोई बंदा आईएएस बन रहा है, तो इट्स अ बिग थिंग। तो इस खुशी को जाहिर करने के लिए हम आज उन्हीं के घर आते हैं, कल्पना पांडे जी के घर। थैंक यू फॉर मैम फॉर गिविंग अस टाइम। तो मैम से हम कुछ सवाल पूछेंगे तो आईएएस के बारे में और उससे रिलेटेड चीज़ें के बारे में, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त कर रहे हैं। चाचा पापा साल से जब से हमने 2017 में इंजीनियरिंग पास आउट की है, तो हमारे काफ़ी दोस्त तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए, और काफ़ी और हमारे जो जूनियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि हम आईएएस की तैयारी करें। तो प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके लिए, या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन, जैसे मैं यूजुअली वीडियोस में कहता हूँ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए बंदे में, वो मैम खुद ही बताएगी क्योंकि उन्होंने क्रैक कर रखा है। शी विल टेल यू इन मोर बेटर वे और बेटर फॉर्मा बताएंगी आपको। तो मैम आप बताइए बेसिकली यूपीएससी एग्जामिनेशन क्या है, फर्स्ट कुछ इसके बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रेड ए और ग्रेड बी की सर्विसेज होती है, और इसमें अलग अलग सर्विसेज होती है। जनरली लोगों को टॉप 3 सर्विसेज का ज़्यादा पता होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी सर्विसेज होती हैं। इसमें रेवेन्यू है, रेलवेज़ हैं, बहुत सारी हैं। तो उसी का एग्ज़ाम है, और हर साल यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसका एक शेड्यूल निकलता है, इसका यूपीएससी कैलेंडर उसे कहते हैं, और स्टार्टिंग इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा के साथ होती है, जो भी परसों भी है। तो उसके बाद उसको वो एक क्वालिफिकेशन वाला एग्ज़ाम है। अगर आपने उसे क्वालिफाई कर दिया, एक कट ऑफ आपकी रीच हो गई, तो उसके बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें 9 पेपर्स होते हैं, और उन पेपर्स में आपको रिटन एग्जामिनेशन होता है, वो डिटेल होता है, उसमें आपको प्रॉपर राइटअप होता है। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल, उसके बाद फाइनली इंटरव्यू जी। जिसने प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस, फिर फाइनली इंटरव्यूज थी। ओवरऑल इन तीनों से फिर मेरिट बनती होगी? प्रीलिम्स की मेरिट नहीं होती, मेरिट सिर्फ मेंस और इंटरव्यू की होती है। अच्छा, मेंस और इंटरव्यू जी, प्रीलिम्स एक क्वालिफाइड एग्जाम। जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। अच्छा, और इसमें कैसे बंदे को तैयारी करनी चाहिए? जैसे हमारे स्टूडेंट्स कुछ तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट क्या क्या है? उनमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, या एक नॉर्मल बंदा 60%, 40%, 70%, 80% वाला भी तैयारी कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आप 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएशन पूरी करी होनी चाहिए। तो ये तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया यूपीएससी ने। और आई थिंक फ्रॉम टाइम्स नाउ, अभी कितने टाइम से तो इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, हाईएस्ट रैंक्स में पहुंचते हैं। और हम कितने बार कहानियाँ सुनते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा है और गांव में किसी किसान की बेटी है, वो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए। यूपीएससी के लिए कहा भी जाता है कि ये जनरलाइज सर्विसेज हैं, ये स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं है। तो आपको कोई स्पेशल इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप में मेहनत हो, आप में लगन हो, आप बहुत निरंतर प्रयास करते रहें, और आप में कुछ करने का जुनून होना चाहिए, जो मुझे लगता है जीवन की किसी भी अगर आप डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूरी है, वो ही चाहिए। और कोई पर्टिकुलर इसमें परसेंटेज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपकी पासिंग मार्क्स होने चाहिए 11th 12th में, 10th में, और उसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, और बाकी बस अपनी मेहनत है और लगन है। लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज तो मुश्किल से निकाले तो 0.001 आता है इसका, और सीटें बहुत कम है, भरने वाले 10 लाख 12 लाख ऐसे। तो
क्वालिफाई कर पाएगा जो बंदा मतलब? मुझे लगता है कि हमें तो एक सीट चाहिए होती है। जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे एक ही सीट चाहिए, मुझे 10 नहीं चाहिए। तो मुझे एक चाहिए तो मुझे बस उसे एक सीट पे फोकस करना चाहिए। और 10 लाख फॉर्म भरते हैं, 6 से 7 लाख लोग प्रीलिम्स लिखते हैं और फिर प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कि मेक और ब्रेक हो जाएगा। अगर आपका ऐसे अच्छा नहीं हुआ तो मे बी आपने जीएस में वो कवर अप किया या आपने ऑप्शन में किया, हर साल वो एक लेवलिंग ऑफ मार्क्स हो जाती है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है उसका। और हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि इतनी कम सीट है और ये है, बहुत अनसर्टेनिटी है एग्जाम में, क्योंकि लाइफ में ही बहुत अनसर्टेनिटी है। ऐसे तो हम जी भी नहीं सकते कि लाइफ ही बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं अगले मोमेंट क्या हो जाए। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझना चाहिए कि एग्ज़ाम है, इसका एक स्पेसिफाइड सिलेबस है और ये प्रॉपर मुझे इतनी पढ़ाई करनी है और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एटीट्यूड के साथ जाइए, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर है। जैसे मैम आपने तो घर से तैयारी कर रखी है, आपको कोचिंग इंडस्ट्री का शायद आपने या कोर्स मटेरियल तो लिया होगा किसी ना किसी का, या टेस्ट सीरीज वगैरह ली होगी, तो आप नॉर्मली किसी को फॉलो करती है? जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं तो विकास दीदी कीर्ति सर नाम आता है, याद आता है सिविल सर्विसेज के लिए, या अवध ओझा सर सुनने में आता है, या मेडिजी के फैकल्टीज है कुछ। तो आपके हिसाब से किसी का कोर्स बेटर है या खुद से तैयारी करना ज़्यादा बेटर है? आई थिंक किसका कोर्स बेटर है ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी जितनी भी पढ़ाई रही है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रही है। और मैंने जब प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी उसमें ऑलमोस्ट सारी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैंने पेपर्स लगाए थे, वो मार्केट से परचेज करके लिए थे और उसी को फॉलो किया था। मेंस के लिए मैंने अपनी फोरम आईएएस से एक मेंस गाइडेंस प्रोग्राम की एक टेस्ट सीरीज थी, वो खरीदी थी। और उसके बाद मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम की जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, यानी कि टेस्ट सीरीज, और बस उतना ही था। तो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको जो रिसोर्स बहुत कंफर्टेबल लगता हो, इजी लगता हो, आप उसके साथ जाइए। और ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो कोचिंग वाला जो बहुत है कि ये वाला अच्छा है रिसोर्स है, ये इस पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर नेवर एंडिंग है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी कि ये भी अच्छा मटेरियल है, ये भी अच्छा मटेरियल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है न्यूज़पेपर, आपकी अवेयरनेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। तो जैसे कोई बच्चा या तो ग्रेजुएशन में जा रहा है तब से उसने तैयारी शुरू करनी चाहिए, या उसने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया या बीटेक कर लिया 4 साल का, या कोई और 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, कौन सा बढ़िया टाइम है शुरुआत करने के लिए तैयारी? देयर इज़ नो राइट टाइम टू स्टार्ट, कि जब आपको लगे कि आप अभी रेडी हो इस एग्ज़ाम के लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि मेरे पास ये साल है या 2 साल हैं और उसके बाद मैं अपना एक अटेम्प्ट लिखने वाली हूँ। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि इस एग्ज़ाम को पहले मुझे स्टडी करना होगा कि क्या क्या स्टेजेस हैं, कितना सिलेबस है, मैं कितने टाइम में क्या क्या कवर कर सकती हूँ, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप अपने लिए प्लान करें, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाएँ। मुझे लगता है कि अगर आप ये सोचें कि कॉलेज में जाते ही मैं इस एग्ज़ाम की पढ़ाई करूँगी, तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे लगता है कॉलेज आपका वो टाइम है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत होन कर रहे हो, आप अलग अलग सोसाइटीज़ का पार्ट होते हो। जैसे मैं अपने कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी का पार्ट थी, या बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। आपका जितना एक्सपोजर आपको कॉलेज में मिलता है, जितना आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं, जितने कॉस्मोपॉलिटन आइडियाज़ आप उस वक्त समझते हैं, वो और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और यूपीएससी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम पे आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपनी कॉलेज की लाइफ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बीए पॉलिटिकल में अपना ग्रेजुएशन किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको कैसी मदद की इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन कहे या एक विजन सेट करने के लिए आईएएस का? मुझे ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है कि जहाँ पर भी मैं अभी हूँ बहुत बहुत मेजर रोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आज मैं जो भी हूँ और जहाँ पर भी हूँ उसका बहुत बड़ा रोल है, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स का, उन सभी का, जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को बनाने में और मैं आज जो भी हूँ उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो इसलिए भी है क्योंकि आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको एक कल्चर चेंज दिखता है, क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ से पहाड़ से, हम अचानक से दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन की बहुत इंटेलिजेंट बच्चे या बहुत स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे वहाँ पे सिलेक्शन पाते हैं।
बात ये है कि वहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट बच्चे आते हैं, और आप उनसे इंटरेक्ट करते हो तो आपको अलग अलग कल्चर्स का पता चलता है। आपका माइंडसेट जो है, आपका जो होराइजन है माइंडसेट का, वो डेवलप होता है, वो ब्रॉडन होता है। जब आप अलग अलग आइडियाज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी शेप होती रहती है, और आपके आइडियाज़ बनते हैं लाइफ को लेके और चीज़ों को लेके, अलग अलग आइडियोलॉजीज आप पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो माहौल और वो इन्वायरमेंट और वो जो एक्सट्रीमली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में काफ़ी मदद की। तो कोई ऐसा इंस्पिरेशन जिनने आपको आईएएस का विजन दिखाया हो या आईएएस बनने का? आई थिंक इंस्पिरेशन मैं कहूँगी कि इसी बात से थी हमेशा से कि पहाड़ से मैं हूँ, और उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य से, जहाँ पे हम देखते हैं हमेशा से एक डेवलपमेंट की कमी रही है, डेवलपमेंट डेफिसिट रहा है। पहाड़ों में हम आज भी देखें, जहाँ हम हैं वहाँ पे आज भी हम बेसिक चीज़ों के लिए जैसे हेल्थ और एजुकेशन के लिए हमें सिटीज़ की ओर भागना पड़ता है। हम देखते हैं कि माइग्रेशन का, पलायन का इतना बड़ा जो ज़्यादा रेट बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास एक बेसिक जो चीज़ें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो मिसिंग है। तो मुझे लगता है वो एक इंस्पिरेशन थी कि अगर मैं अपनी पढ़ाई के थ्रू कुछ ऐसी पोजीशन हासिल कर पाऊँ और फिर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले, तो कुछ स्थिति में सुधार करने में मेरा योगदान हो सके, वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। बाकी मुझे लगता है बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जैसे मिस्टर मंगेश घड़ियाल सर और निधिमणि त्रिपाठी मैम, इनफैक्ट दीपक राव सर जो अभी हमारे कुमाऊँ के कमिश्नर भी हैं, उन सभी को न्यूज़पेपर्स में देख के, उनका काम देख के हमेशा से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रही है। जैसे आपने अप टू 10th सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ से यहीं से की, जी और 12th आपने निर्मला कॉन्वेंट हल्द्वानी से किया। जी। तो 10th सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल ने आपको कैसे नर्चर किया कहें, या कैसे आपकी पर्सनैलिटी एक डेवलप की? क्योंकि बचपन में जो पर्सनैलिटी बनती है वही आगे जाके और निखरती है, पॉलिश अप होती है। तो कैसे नर्चर किया वो सेंट एडम्स ने, कैसी मदद की? आई थिंक सेंट एडम्स मेरे दिल के बहुत करीब स्कूल है, बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए, क्योंकि जब बहुत कच्ची सी उम्र में हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो बचपन से ही वो दोस्त, वो टीचर्स, मुझे अभी भी अपने हर एक टीचर के नाम याद है, उनकी बताई हुई बातें याद हैं। मेरे लिए बहुत स्पेशल जर्नी रही है वो। और सेंट एडम्स ने, मुझे लगता है कि हमारे एरिया में उस वक्त तक ऐसा कोई स्कूल था ही नहीं। अभी तो फिर भी काफ़ी स्कूल यहाँ पर हैं, लेकिन आई थिंक अभी भी उसका एक बेंचमार्क सेट है सेंट एडम्स का। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल हैं और जो मैनेजर सर हैं, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं पहाड़ के बच्चों को वो एक प्लेटफॉर्म दिलाने का जो शायद और कहीं पॉसिबल नहीं था। स्पेसिफिकली जो उनका हमेशा से इंग्लिश स्पीकिंग पे जो जोर रहा है मैनेजर सर का, और जहाँ को हमें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देखा अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान, तो वो जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, हमारी सीनियर्स की कहानियाँ हमें बताया करते थे, बहुत इंस्पायर करते थे। वो एक जगह है जहाँ से मैंने सपने देखना शुरू किया। कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था तो सर ज़रूर पूछते थे व्हाट डू यू वांट टू बिकम, हर किसी से। वहाँ पे वो स्पेशल जगह है जहाँ से हम बचपन में निबंध लिखते थे कि मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहती हूँ। तो मुझे अभी वो सारे ऐसे याद आते हैं जब मैं लिखती थी कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो बहुत स्पेशल है और बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, विजन आपके स्कूल में ही सेट हो गया था कहीं ना कहीं कि सिविल सर्विसेज में जाना? जी, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होगी, बट जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से एक मन में था कि आईएएस बनना है। जी। और लास्ट क्वेश्चन इज हाउ लैंग्वेज हेल्प्ड अस इन क्रैकिंग द आईएएस और सिविल सर्विसेज? इंग्लिश का रोल ज़्यादा है या इंग्लिश एक एक्स्ट्रा एज देता है टू बिकम और टू क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज? अब तो हिंदी मीडियम से भी काफ़ी पास आउट, काफ़ी लोग सिलेक्शन लेने लगे हैं आईएएस में, बट व्हाट शुड बी आवर प्रेफरेंस अगर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी? मुझे ऐसा मेरा मानना है कि लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो प्रोफेसर्स आपकी कॉपियाँ चेक कर रहे हैं वहाँ पे, वो हिंदी इंग्लिश सबके प्रोफेसर्स हैं, उन्हें अच्छी नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज की। आपके जो सिलेक्शन करवाता है वो आपका कंटेंट है कि आप क्या लिख कर आते हैं वहाँ पे, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपने सुझाव क्या दिए हैं, आपने जो चैलेंजेस हैं वो कितने अच्छे से कवर किए हैं, आपने उस क्वेश्चन की नीड को कितना फुलफिल किया है उस आंसर शीट में, वो इम्पॉर्टेंट है रेदर देन द लैंग्वेज। हालांकि ग्रामेटिकली मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट है तो फिर ऑब्वियसली गलत होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता लैंग्वेज का ऐसा कोई रोल है।
ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदी के रिसोर्सेज अभी तक कम रहे हैं, लेकिन अब तो फिर भी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने हिंदी में अपना कंटेंट निकालना शुरू कर दिया। द हिंदू जो न्यूज़पेपर जो आज तक उसकी मोनोपोली थी इंग्लिश की, तो वो अभी ख़त्म हुई, अब तो वो हिंदी में भी स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज को या किसी भी ऐसी चीज़ को अपना बैरियर ना समझें। बस आप ये समझ लें कि अगर आपने ये इच्छा बना ली कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो कोई भी चीज़ आपको रोक ना पाए और आप उसमें बस लगे रहिए और कंटेंट अपना अच्छा रखें। मैं ये कहूँगी। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, नॉट अ बैरियर। आप हिंदी में भी इक्वली तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। लेकिन काफ़ी मैंने कोचिंग सेंटर्स या बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को जिनने बाद में जॉब छोड़ दी, वो कहते हैं कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है यूपीएससी का एज कंपैरिजन टू हिंदी। तो इस बात में कितनी ये तो मुझे लगता है कि हर साल सिलेक्शन होता है हिंदी। मैंने इस बार भी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द फिगर्स, लेकिन 50 से ऊपर बच्चे इस बार भी हिंदी वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल। जी, तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करती। हम तो हर साल ही देखते हैं कि सिलेक्शन होता है बच्चों का, तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप जो लिख कर आते हैं मेरे अकॉर्डिंग वो इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी कई बार अगर आपके इंटरव्यू का मीडियम भी इंग्लिश है, तो भी कभी तो मेंबर्स आपसे हिंदी में ही पूछ लेते हैं, तो उसमें कोई रोल ही नहीं है लैंग्वेज का। आप क्या आइडियाज़ वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी इंफॉर्मेशन मैटर करती है रेदर देन लैंग्वेज। जी, तो दोस्तों, हमें कल्पना जी से मिलके बहुत अच्छा लगा और फाइनली उनने हमारे हर एक सवाल का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। एज सी इज़ द यंगेस्ट आई थिंक आईएएस फ्रॉम उत्तराखंड। सो थैंक यू मैम फॉर इंटरेक्टिंग विद अस।